हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस के और आज सॉल्यूशन यूनिट का एक और नया लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, जिसमें हमने तीन फैक्टर पढ़े थे जो गैस की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। पहला फैक्टर हमने नेचर डिस्कस किया था, दूसरा फैक्टर हमने है वो टेम्परेचर डिस्कस किया था और लास्ट फैक्टर था वो था प्रेशर। और वहाँ पे हमने बड़ा बड़ा रिजल्ट ये डाला था कि जो सॉल्युबिलिटी होता है गैस का किसी भी लिक्विड में वो उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वहां से स्टार्टिंग हुई थी हेनरीज लॉ की। आज हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। वो एक बड़ा बड़ा रिजल्ट था, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। तो हेडिंग लगाइए, टॉपिक रहेगा हमारा हेनरीज लॉ। ठीक है, अब स्टार्टिंग हम इसको अगर हमें एक्सप्लेन करना पड़े तो हेनरी ने ये कहा था कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में यानी कि लिक्विड में अगर हमें कोई गैस डिसॉल्व करना पड़े तो सबसे पहले फैक्टर ये देखा जाएगा कि उस लिक्विड सरफेस के ऊपर उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है। ठीक है, गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है। तो अगर हमें एज ए पर्टिकुलर अगर हमें डिफाइन करना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas above the liquid surface। ठीक है, ध्यान से समझिए कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस का किसी भी लिक्विड के अंदर वो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पार्शियल प्रेशर के। और पार्शियल प्रेशर कहाँ होना चाहिए, अबोव द लिक्विड सरफेस। क्लियर, मतलब क्या कि अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है जैसे कि ये है और इसके अंदर हमने कोई पर्टिकुलर लिक्विड ले रखा है, कोई भी सॉल्वेंट है जिसमें हमें किसी गैस को डिसॉल्व करना है। ठीक है, अब ये लिक्विड का जो सरफेस है, इस सरफेस में जैसे मैंने डॉट्स बना दिए, डॉट्स क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गैस के पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका जितना प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। क्लियर, अब यहाँ पे वर्ड क्या आया है, पार्शियल प्रेशर। एक तो इसको समझ लो। देखो, अगर कोई भी गैस है उसके दो तरीके के प्रेशर होंगे। ठीक है, या तो गैस है या मिक्सचर ऑफ गैस है, मिक्सचर ऑफ गैस। अगर सिर्फ अकेली गैस हुई, सिंगल गैस है, हम एक ही गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं और उसके आसपास कोई दूसरा गैस है भी नहीं, सिर्फ उसी गैस के मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स है, उसमें कोई दूसरे गैस के पार्टिकल मिक्स नहीं है, वो प्योर है, तो उसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, प्योर प्रेशर। क्या होगा, प्योर प्रेशर होगा। लेकिन अगर उस लिक्विड के ऊपर गैसेस बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैसेस हैं और हमें किसी एक ही गैस की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, तो उस गैस में जो तो क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर। क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर। अगर सिर्फ सिंगल गैस है तो प्योर प्रेशर माना जाता है, और अगर गैसेस एक से ज्यादा है और हमें एक गैस का सॉल्युबिलिटी चेक करना है तो प्रेशर तो सारी गैसेस मिलके लगा रही है। मान लो यहाँ पे 5 अलग अलग तरीके की गैसेस है, तो लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो अलग अलग 5 गैसेस का लग रहा है, लेकिन हमें तो एक का सॉल्युबिलिटी चेक करना है, तो वो क्या कहलाएगा, पार्शियल। यानी कि टोटल प्रेशर है वो सभी के पार्शियल प्रेशर को जोड़ के बनेगा। समझ गए, तो पार्शियल प्रेशर। एक तो ये बड़ी बड़ी बात समझ लेना, हालांकि इसका डिस्कशन आगे रोल्स लो में बहुत ज्यादा होने वाला है, पार्शियल क्या होता है, प्योर क्या होता है। यानी कि इस चीज को, अब इस डेफिनेशन को डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला में लिखें तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा
solubility directly proportional to partial pressure of gas। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और प्रेशर कहाँ देखा जाएगा, लिक्विड सरफेस के ऊपर, यानी सोलबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। क्लियर। अब इस चीज को हेनरी ने एक नया टर्म लेके आए, वो था मोल फ्रिक्शन, क्योंकि हमें प्रेशर निकालना है। प्रेशर ज्यादा कब होगा, जब गैस की अमाउंट ज्यादा होगी। अमाउंट के लिए हमें कौन सा टर्म यूज करना पड़ेगा, अमाउंट के लिए हमारे पास बहुत सी चीजें होती है। हम उसका वॉल्यूम ले सकते हैं, ग्राम, किलोग्राम, मोल बहुत ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हेनरी ने क्या यूज किया था, मोल फ्रिक्शन। यानी कि जो सोल्युबिलिटी को एक्सप्लेन किया था हेनरीज ने, वो कौन सी टर्म में किया था, मोल फ्रिक्शन में। इसमें क्या था, मोल फ्रिक्शन में। यानी कि ये फॉर्मूला हम चेंज करके क्या लिखेंगे कि सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो जितने ज्यादा मोल होंगे उतना ही ज्यादा, जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे उतनी ही ज्यादा अमाउंट है। अमाउंट है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। हम कई चीजों को रिलेट करके एक साथ लिख सकते हैं इन फॉर्मूलाज की हेल्प से। कैसे लिख सकता हूँ, देखो सोल्युबिलिटी को हमने पहले पार्शियल में लेके गए, ठीक है, फिर वो कहाँ चला गया, मोल फ्रैक्शन में चला गया। ठीक है, यानी कि मैं अगर आपको नॉर्मल तरीके से समझाऊं, तो अगर अमाउंट हमने ज्यादा किया है, गैस का अमाउंट अगर हमने ज्यादा किया है, तो हम अगर उसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो भी ज्यादा आएगा। फिर उससे जो सोल्युबिलिटी है, उससे जो प्रेशर बनेगा, वो प्रेशर भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। और लास्ट में जो हमें रिजल्टेंट चाहिए सोल्युबिलिटी, वो भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मतलब ये सारी चीजें क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। ये सारी चीजें क्या हो गई, आपस में प्रोपोर्शनल हो गई। एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इसका मतलब अब होने वाला क्या है, ये होगा कि हम इन फॉर्मूलाज को हम चेंज करके हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, हम अब ये दो पॉइंट उठाएंगे। ठीक है, सोल्युबिलिटी हमने देख लिया, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, चेंज करके जो हेनरी ने इंट्रोड्यूस किया वो क्या होता कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। देखो अब ये आगे का उठा लिया गया, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड इक्वल हो गया। तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या किया गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, अब अगर ये हटाया जाए, इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाया जाए, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है और ये बचेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस KH डॉट। यानी कि यहाँ पे P को हम क्या लिखेंगे, P का मीनिंग क्या रहेगा, P रहेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। KH क्या हो जाएगा, KH हो जाएगा हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया हेनरीज कांस्टेंट। और X को हम क्या बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये सारे वेरिएबल डिफाइन हो गए। अब अगर मैं आगे इस फॉर्मूला को चेंज मैं अगर करता हूं, तो ये फॉर्मूला आगे चेंज होकर क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला और आ जाएगा हमारे पास, क्या, KH इज इक्वल टू P बाय X ऑफ गैस। ठीक है, तो हमारे दो मेन फॉर्मूला हो गए, एक तो ये हो गया P इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और दूसरा हमारे पास ये हो गया। ठीक है, KH इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन। क्लियर, नोट कीजिए। ओके, तो पहले प्रेशर से हम चेंज हो गए मोल फ्रैक्शन में, और हमने दोनों को प्रोपोर्शनल डाल दिया। ठीक है, वेरिएबल डिफाइन हो गए, ध्यान रखा जाए। ओके जी, अब आप एक चीज और नोट कीजिए। अभी यहाँ से एक चीज और नोट करना आप यहाँ से, कि अगर हमें ग्राफ दिखाना पड़े, अगर हम यहाँ से एक ग्राफ बनाए, और ग्राफ हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हम यहाँ से ग्राफ बनाएंगे।
ठीक है। तो ग्राफ का जो हम इक्वेशन लेते हैं ये यूज करेंगे, और जो जनरल फॉर्म हम लिखते हैं वो क्या हो जाएगा, y mx प्लस c। तो मैंने लिखा p kh डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और जनरल इक्वेशन y mx प्लस c। y कोऑर्डिनेट हमारा प्रेशर हो गया, पार्शियल प्रेशर। x कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। m यानी कि स्लोप क्या हो गया, हेनरीज कांस्टेंट kh, और इंटरसेप्ट यहाँ पे है नहीं, आगे कुछ है नहीं, यानी कि जीरो। यानी कि ग्राफ कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से होके जाएगा। तो ये हमने ग्राफ डाला, ये पार्शियल प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और ये आ गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर हम स्लोप की बात करें, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा kh हेनरीज कांस्टेंट। अगर हम वैसे निकालें, यानी कि टेंजेंट अगर हम थीटा की फॉर्म में निकालें, तो पार्शियल प्रेशर, क्योंकि ये देखो लास्ट फॉर्मूला में क्या लिखा है, ठीक है, ये आएगा ना p by x। तो x ऑफ गैस इज इक्वल टू kh। क्लियर, ये हो गया। तो ये हो गया ग्राफ, यानी कि दोनों चीजें वो साथ साथ वेरी करेंगी, दोनों चीजें साथ साथ वेरी करेगी। अब और फॉर्मूले को ध्यान से देंगे तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। हेनरीज कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन की क्या है, अपोजिट। यानी कि यहाँ से अगर हम एक रिजल्ट और निकालें तो वो क्या हो जाएगा, kh इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और मोल फ्रैक्शन के साथ क्या जुड़ा होता है, सॉल्युबिलिटी जुड़ा होता है। मोल फ्रैक्शन के साथ क्या जुड़ा होता है, सॉल्युबिलिटी जुड़ा होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, kh इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू solubility, inversely proportional to solubility। क्लियर, ये ध्यान रखिए। इसका यूज कहाँ पे होगा, जब हम यहाँ पे सीखेंगे कि kh किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर हम एक आगे जैसे ग्राफ का पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, अब हम अगर एक पॉइंट और उठाएं क्या, कि kh डिपेंड्स ऑन, kh किस पर डिपेंड करेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, ये एक तो नेचर के अकॉर्डिंग चलेगा, नेचर ऑफ गैस, क्योंकि प्रेशर कितना बनेगा, प्रेशर कम है या ज्यादा है, वो एक नेचर पर भी डिपेंड करेगा ना। कोई गैस लाइट होती है, कोई हेवी होती है, तो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एक यही आ जाएगा किस पे, कि kh इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और आगे हमने इसको किसके साथ जोड़ दिया, सोल्युबिलिटी के साथ। यानी कि अगर kh की वैल्यू अगर बढ़ी है कहीं पे, तो वहां पे जो सोल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कहीं पे अगर kh का वैल्यू कम है, तो उस केस में जो सोल्युबिलिटी है ये क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। दोनों क्या चलेंगे, अपोजिट चलेंगे। क्लियर, ओके जी। तो ये 2 पॉइंट हो गए, ये नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे से नोट कीजिए। हटा दिया जाए, अब हम कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने लास्ट पॉइंट लिखा kh वैल्यूज का, हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल उठाते हैं। जैसे कि मैंने कुछ गैसेस लिखी, फिर मैंने kh का वैल्यू लिखा, और फिर मैंने सोल्युबिलिटी लिखा। जैसे कि पहला गैस मैंने लिख दिया हीलियम, फिर मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, फिर मैंने लिख दिया ऑक्सीजन। क्लियर, जैसे इसका वैल्यू 144, इसका वैल्यू 70, इसका वैल्यू 35। देखिए किसका सोल्युबिलिटी कम आएगा, किसका ज्यादा आएगा, नोट कीजिए, बताइए आंसर, ठीक है, अपना अपना चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे देखो KH सबसे ज्यादा है हीलियम का, तो ये क्या हो जाएगा, लेस सॉल्युबल। ऑक्सीजन का KH सबसे कम है, तो ये क्या हो जाएगा, मोर सॉल्युबल। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है, वैल्यूज के बेस पे डायरेक्ट। ओके,
अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। अब एप्लीकेशन में क्या पढ़ा जाएगा, पहले तो ये गौर कर लीजिए। यानी कि हेनरीज लॉ में मेन पॉइंट क्या है, प्रेशर। मेन पॉइंट क्या है, प्रेशर। तो हमें उन सभी पॉइंट्स की तरफ ध्यान देना है जो प्रेशर से जुड़े हुए हैं। हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन सीधा सीधा रिलेट करेगा प्रेशर के साथ, यानी कि सॉल्युबिलिटी के साथ, ठीक है। और सारा लिखा भी किसके बारे में जाएगा, गैसेस के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस, ठीक है। नंबर 1 अगर हम बात करें, नंबर 1 जो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है वो है कार्बोनेटेड वाटर। अब कार्बोनेटेड वाटर का मतलब क्या होता है, कार्बोनेटेड यानी कि CO2 गैस की बात होती है। यानी कि कुछ ऐसे, अगर हम ड्रिंक्स की बात करें, कुछ ऐसे ड्रिंक्स की बात करें जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, CO2 गैस, वो किस में आते हैं, कार्बोनेटेड वाटर में आते हैं। यानी कि जो भी लिक्विड है उस लिक्विड के अंदर CO2 गैस डाला जाता है और एक हाई प्रेशर के साथ डाला जाता है, तो किसमें काउंट होता है, कार्बोनेटेड वाटर में होता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, या अगर ज्यादा ही प्योरिटी की बात करें तो जो सोडा वाटर है, और एग्जांपल के लिए जैसे कि बियर, ठीक है। अब ये सारे क्या है, कार्बोनेटेड वाटर है। जब इन कार्बोनेटेड वाटर को पैक किया जाता है, जब इनको बोतल्स में फिल किया जाता है, तो CO2 गैस का सोल्युबिलिटी, यानी कि गैस का सोल्युबिलिटी तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा। तो जब इनको लॉक करते टाइम, पैक करते टाइम, CO2 गैस एक हाई प्रेशर के साथ इनमें डाली जाती है। और वो प्रेशर कब तक मेंटेन रहता है, CO2 कब तक डिसॉल्व रहती है सही तरीके से, जब तक बोतल ओपन ना हो। जैसे हमने बोतल को ओपन किया, एक साउंड होता है और उस साउंड के साथ पहले प्रेशर रिलीज होता है, और जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे CO2 गैस बाहर निकलती जाएगी। यानी कि जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स है तो हम देखते हैं कि अगर हमने बार बार बोतल को ओपन क्लोज किया या कोल्ड ड्रिंक को हमने कई देर तक बाहर रखा तो उसका टेस्ट वो चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट वो नहीं रहता जो स्टार्टिंग में था। यानी कि कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट चेंज होने के पीछे मेन रीजन क्या है कि CO2 गैस अब रिलीज हो रहा है। जैसे CO2 रिलीज होता जा रहा है, टेस्ट वो चेंज होता जाएगा। क्लियर? तो जैसे अभी मैंने पूरा वर्डिंग बोल दिया, आप इनका एक अच्छा पैराग्राफ बना लेना। मेन पॉइंट क्या रहेगा कि पैकिंग के टाइम एक CO2 गैस हाई प्रेशर से फिल किया जाता है। जैसे हमने बोतल ओपन किया, वो प्रेशर रिलीज हो जाता है और CO2 गैस रिलीज होती है बाहर की तरफ, बाहर निकल जाती है, ठीक है। यानी कि प्रेशर का रोल हो गया यहाँ पे। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डीप सेकंड में क्या आ जाएगा, डीप स्क्यूबा डाइवर्स, ठीक है। डीप स्क्यूबा डाइवर्स, ठीक है। सेकंड होगा डीप सी डाइविंग या डीप सी डाइविंग। डीप सी डाइविंग का मतलब क्या होता है, जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, क्या होते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स जिनको बोला जाता है। यानी कि जो तैराक होते हैं, जो समुद्र में किसी भी पानी की गहराई में जाके किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। कि कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी नया पॉइंट जो डिस्कवर किया जाता है जो वाटर के अंदर होता है, सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, सेकंड पॉइंट होगा डीप सी डाइविंग। डीप सी डाइविंग का मतलब जैसे कि जिनको क्या कहा जाता है, स्क्यूबा डाइवर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्क्यूबा डाइवर्स।
स्क्यूबा डाइवर्स क्या होते हैं, यानी कि जो पानी के तैराक होते हैं, ठीक है, जो पानी के अंदर जाके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या किसी भी प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं, एक जो नई हमें खोज देते हैं जो पानी से जुड़ी होती है, उसका मेन सोर्स पानी होता है। तो जब स्क्यूबा डाइवर्स पानी के गहराई में जाते हैं, जब पानी के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो वो अपने साथ ही केस का सिलेंडर कैरी करते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या रहेगा हमारा, सेकंड रहेगा डीप सी डाइविंग। अब डीप सी डाइविंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं कॉमन वर्ड लिखूं जैसे कि स्क्यूबा डाइवर्स, स्क्यूबा डाइवर्स, स्क्यूबा डाइवर्स यानी कि जो पानी में तैरने वाले होते हैं, जो पानी के तैराक होते हैं, जो पानी के गहराई यानी कि समुद्र की गहराई में जाके नई नई चीजों की खोज करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जुड़ी होती है, या जो एक्वाटिक प्लांट और एक्वाटिक एनिमल से जो जुड़ी होती है, जो भी अलग अलग जानकारियां देते हैं। अब जब वो डाइवर्स पानी के अंदर जाते हैं, तो जब अंदर जाएंगे तो आपको पता है कि वहां पे ऑक्सीजन गैस कम होती है, यानी कि एयर का अमाउंट वाटर के अंदर कम होता है। हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर प्रेशर कम होता है, तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है अंदर, तो अपने साथ एक एयर का सिलेंडर कैरी करते हैं, यानी कि जब अंदर जाते हैं तो वो एयर सिलेंडर कैरी करते हैं। यानी कि अगर शॉर्ट में लिखें तो अगर वो पानी के अंदर जाते हैं, वाटर डीप अगर वो गए, तो वहां पर एयर यानी कि ऑक्सीजन क्या है, कम है, ऑक्सीजन क्या है, कम है, यानी कि उनको क्या हुआ, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम उनको होता है। इसके लिए वो क्या करते हैं, वो अपने साथ एयर सिलेंडर कैरी करते हैं, एयर सिलेंडर वो कैरी करते हैं, ठीक है। और जो एयर सिलेंडर अगर कैरी कर रहे हैं तो उसमें हमें पता है कि अलग अलग गैसेस है, उनमें क्या है, अलग अलग गैसेस होती है, जैसे कि उसके अंदर ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस भी है, और उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी। ये दो गैसेस की परसेंटेज एयर में क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब ऑक्सीजन तो चलो हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारे लिए रेस्पिरेशन में सबसे जरूरी है, लेकिन नाइट्रोजन गैस का कोई ज्यादा रोल नहीं है। लेकिन अगर वो एक सिलेंडर में पैक है तो सांस के साथ, ब्रीथिंग के साथ वो नाइट्रोजन गैस भी अंदर जाएगी। अब जो नाइट्रोजन गैस एक हाई प्रेशर क्योंकि सिलेंडर में डाला गया है तो प्रेशर ज्यादा है, तो जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वो ब्लड्स के अंदर बबल्स बना देती है, ब्लड के अंदर क्या बन जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं, जब तक ये प्रेशर मेंटेन है नाइट्रोजन का, यानी कि नाइट्रोजन गैस ब्लड के अंदर सोल्यूबल होती रहेगी, और जब वो ब्लड के अंदर सोल्यूबल होती रहेगी तो वहाँ पे छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। अब जैसे वो डाइवर पानी से बाहर आते हैं, वाटर से जैसे वो बाहर आए, तो जो प्रेशर था वो प्रेशर कम होगा, क्योंकि जैसे बाहर आएंगे वो एयर सिलेंडर को हटाएंगे, एयर सिलेंडर को हटाएंगे तो नाइट्रोजन का प्रेशर नीचे आएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर रिलीज होगी, जो बाहर रिलीज होती है तब वो हमारे ब्लड को इफेक्ट में लाती है, यानी कि जो नर्व इम्पल्स है उसकी वजह से होता है, जो ब्लड के सेल्स हैं उसकी वजह से उनमें प्रॉब्लम होता है, अब वो बबल्स रिलीज होते हैं। अब जैसे जैसे वो रिलीज होंगे तो ब्लड इफेक्ट होगा बार बार। इस चीज को एक डिजीज का नाम दिया गया है, वो है बेंस, उसको क्या बोला जाता है, बेंस बोला जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या हो गया, मोर सोल्यूबल हो गया ब्लड के अंदर, उसकी वजह से क्या बनेंगे, बबल्स बनेंगे, और जैसे ही वो जो डाइवर है, डाइवर्स है, वो बाहर आते हैं वाटर से, तो नाइट्रोजन का जो प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है, और नाइट्रोजन गैस क्या होगी, वापस से रिलीज होगी, और रिलीज होगी तो इफेक्ट में कौन आएगा, ब्लड आएगा, इफेक्ट में कौन आएगा, ब्लड आएगा, ठीक है। ब्लड सेल्स हैं, यानी नर्व इंपल्स होगा उसकी वजह से, और यहाँ पर जो डिजीज बनेगा उस डिजीज को क्या बोला जाता है, बैंड्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बैंड्स बोला जाता है। एक वर्ड और यूज किया जाता है इसके लिए,
डीकम्प्रेशन सिकनेस, डीकम्प्रेशन सिकनेस इसको भी कहा जाता है। समझ गए? तो ये मेन पॉइंट था डीप से डाइविंग, ठीक है, जो वाटर से रिलेटेड है, मेन सोल्युबिलिटी का खेल। अब इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए? अब जब इस प्रॉब्लम को दूर करने की बात आती है तो यहाँ पे गैस और डाला जाता है, ठीक है, यहाँ पे गैस और डाल दिया जाता है हीलियम, यानी कि पहले इसके अंदर दो गैस थे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अब इसके अंदर गैस डाला जाएगा हीलियम। तो यहाँ पे परसेंटेज आती है, क्या परसेंटेज की? ऑक्सीजन का परसेंटेज हो जाता है 32.1%, नाइट्रोजन हो जाता है 56.2% और यहाँ पे हीलियम होता है 11.7%। अब हीलियम से हुआ क्या? हीलियम की वजह से नाइट्रोजन का सोल्युबिलिटी कम हो जाता है, नाइट्रोजन का प्रेशर कम हो जाता है। तो मेन पॉइंट है कि हीलियम की वजह से क्या हुआ? नाइट्रोजन का प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर अगर कम हो गया नाइट्रोजन का तो उसकी सोल्युबिलिटी भी कम हो जाती है और इसकी वजह से डाइवर्स को ये प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, नोट कीजिए। अब हम उठाते हैं लास्ट एप्लीकेशन, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड यानी कि जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर उठेंगे, ये सरफेस हो गया, इस अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जब हम ऊपर जाते हैं तो आपको पता है कि जो प्रेशर है वो क्या होता है? कम हो जाता है। प्रेशर कम होने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन गैस है वो कम होती जाएगी, और ऑक्सीजन गैस कम होती जाएगी, उसकी वजह से जो भी इंसान किसी हाइट पे जाता है तो उसको रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग में होती है प्रॉब्लम, उसकी वजह से उसका डेथ भी हो सकता है, ठीक है। और इसको नाम क्या दिया जाता है? एनोक्सिया। इस डेथ को क्या नाम दिया जाता है? एनोक्सिया। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन है कि अब वो इंसान जो हाइट पर जा रहा है वो अपने साथ ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर कैरी करता है, यानी कि उसको ऑक्सीजन गैस सही मिलती रहे, जैसे जैसे वो हाइट पे जाएगा प्रेशर कम होगा, उसको प्रेशर वाला ऑक्सीजन चाहिए जो कि उसको एक सिलेंडर से ही मिलेगा, ठीक है, तो अपने साथ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर कैरी करता है। यहाँ पे मेन डिजीज क्या हो गया? एनोक्सिया हो गया। तो ये तीन एप्लीकेशन थे जो प्रेशर से जुड़े हुए थे, ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होगा कि हमें प्रेशर से रिलेटेड पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेनरी लॉ कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक।